हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने उसमें क्या किया था, आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, जो कि मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि लो प्रेशर पर मीन फ्री पाथ जो है वो ज़्यादा होने के कारण जो आयन्स थे या जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है या इतना टाइम मिल जाता है कि वो एनर्जी को एक्वायर करके जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के न्यूट्रल एटम्स हैं उनके साथ टकरा कर ये क्या करें, उन्हें आयनाइज करें। या फिर इसमें एक और प्रोसेस भी हो सकता है, वो कौन सा था, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतनी एनर्जी नहीं एक्वायर कर पाते कि वो दूसरे किसी न्यूट्रल एटम को आयनाइज कर दे। तो इस केस में दूसरे वाले आयन को अपनी एनर्जी देते थे, तो दूसरे वाले न्यूट्रल एटम को अपनी एनर्जी देते थे, तो वो एटम का इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेकर के एक्साइटेड स्टेट में जाता था और एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड का ही होता है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए उसे वापस इतने टाइम पीरियड के बाद नीचे आता है जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में तो लाइट को एमिट कर देता है। तो ये वाला टॉपिक आपको कल समझ में आया होगा। और इसी तरीके से लगातार आयन जो है वो मोशन करते रहते हैं और आयन के मोशन या चार्ज का मोशन ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, करंट बनता है। तो यही क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इसे अलग अलग प्रेशर 10 mm, 5 mm, 0.5, 0.1, 0.05 एंड 0.01, 0.001, तो अलग अलग प्रेशर्स पे हमने देखा था। और एक टाइम ऐसा आया जब प्रेशर हमने बहुत कम कर दिया, उस केस में क्या हुआ, वेवलेंथ इतनी बढ़ गई कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक भी एटम या एक भी आयन जो था वो टकराया नहीं। तो इस केस में क्या हो गया था, हमें कैथोड रेज मिल गई थी जो कैथोड से मिली थी। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो क्या है, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर को हिंदी में बोलते हैं त्वरित्र। तो त्वरित्र क्या होता है, एक्सीलरेटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अपैरेटस है जो कि क्या करता है, चार्ज पार्टिकल्स को, ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल्स को। अब चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल्स, या और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन्स, फर्मियोन्स, ये सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स को क्या है, एक्सेलरेट करने का काम करता है। मतलब उनकी जो वेलोसिटी है उसे बढ़ाता है। वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर कम होती है तो उसको क्या बोल देते हैं, मंदन, और अगर ज़्यादा कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेट करें। तो एक्सीलरेटर का काम क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर। अब इसमें क्या हमारे पास जो आता है वो कौन सा है जो हमें स्टडी करना है, वो है लीनियर एक्सीलरेटर। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक्सीलरेटर है वो लीनियर की फॉर्म में, मतलब इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। तो रेखिक, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक त्वरित्र। तो इसका भी काम क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है उनको एक्सेलरेट करेगा। तो ये कैसा होता है, ये शायद तक आपने पढ़ा भी होगा या फिर हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। तो ये एकदम इजी से टॉपिक है, लीनियर एक्सेलरेटर। इसका क्या काम होगा, बिल्कुल एक्सेलरेटर की तरह चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने। तो अब एक्सेलरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें एकदम से बोम्बार्डिंग कराया जाता है, या फिर उन्हें क्या एकदम से बोम्बार्ड का मतलब बौछार करवाई जाती है। जैसे कि क्या है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें भी गोल्ड फॉइल के एटम्स लिए जाते हैं, उनकी बोम्बार्ड कराया जाता है। तो इसके लिए क्या है, इन जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको क्या एक्सेलरेट करना पड़ता है। जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बोम्बार्ड कराया था, तो उसी तरीके से कई एक्सपेरिमेंट्स में हमें क्या चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेटेड या फिर ज़्यादा हाईली एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, तो इसके लिए एक्सेलरेटर का यूज़ करता है। और एक बात और होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास क्या बहुत कम होता है, मास कम होने के कारण ये बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका मास कम है, उसे थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो बहुत जल्दी उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी।
इसीलिए कि कई जो आगे बहुत सारे और आएंगे ऐसे एक्सीलरेटर, जैसे साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। तो ये सारे एनर्जी के लिए, ये पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, तो ये आगे इनकी लिमिटेशंस में आएगा। तो हम अपना आज का टॉपिक करते हैं। सबसे पहले एक्सीलरेटर क्या है। एक्सीलरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करता है या फिर उनको क्या त्वरित करता है, उनकी एनर्जी को बढ़ा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर। जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर एक्सीलरेटर। तो लीनियर एक्सीलरेटर क्या, ये देखते हैं। सबसे पहले लीनियर एक्सीलरेटर का डायग्राम बना देते हैं। देखो लीनियर एक्सीलरेटर में क्या है, ये मैंने कोई शेल रख ले लिया, चैम्बर, इसके अंदर क्या है, ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगाई हुई हैं अलग अलग लेंथ की। इनकी लेंथ चेंज करते हैं पहले। सबसे पहले मैंने बहुत सारी इसके अंदर क्या n नंबर ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगाई है। एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी ड्रिफ्ट ट्यूब्स होंगी उनके बीच का ये जो गैप है ये सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने क्या मान लिया कि n नंबर ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगा दी। ये मैंने डॉटर से शो कर दिया कि n ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं। ये क्या है, लीनियर अपैरेटस, लीनियर एक्सेलरेटर का अपैरेटस है कि ये डिवाइस होती क्या है। ये जो लीनियर एक्सेलरेटर है वो 3 किलोमीटर लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा एक अपैरेटस है ये। और पूरे के पूरे इस अपैरेटस में क्या है, वैक्यूम होता है, निर्वात होती है। तो इतने लंबे, इसकी एक लिमिटेशन भी ये बन जाती है कि इतने लंबे अपैरेटस में, यानी कि 3 किलोमीटर तक वैक्यूम क्रिएट करना एक मुश्किल काम है। और दूसरा, ये कितनी हैंडी तो है नहीं, यानी कि इतना तो सुविधाजनक ये डिवाइस है नहीं, कितना लंबा अपैरेटस है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी आएगी। तो ये जो है, ये क्या है, ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं। ये सारी जो है ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवाह नलिकाएं। ये अपवाह नलिकाएं कैसी हैं, इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स के ये जो बीच का गैप है, ये वाला, एक सेकंड रुको, ये जो गैप है, ये गैप सब में सेम है। यानी कि ये जो ड्रिफ्ट ट्यूब्स के बीच का गैप है, दो ड्रिफ्ट ट्यूबों के बीच का ये जो गैप है, वो हर एक ड्रिफ्ट ट्यूब, चाहे इन दोनों में देख लो, चाहे इन दोनों में देख लो, या फिर इन दोनों में देख लो, मतलब n लेंथ तक ये गैप एकदम सेम आएगा। तो ये गैप चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं, इनकी लेंथ जो है वो चेंज होगी। इस ड्रिफ्ट ट्यूब की मान ली मैंने लेंथ है L1, इसकी मान ली मैंने L2, इसकी मैंने मान ली L3, इसकी मान ली मैंने L4, इसकी मैंने मान ली लेंथ है L5। तो जितने तक जा रही है, लास्ट तक जो लेंथ होगी ड्रिफ्ट ट्यूब की, मैंने n मानी है, तो उस nth ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ मैंने मान ली Ln। और ड्रिफ्ट ट्यूब को मैं शो कर रही हूँ C1, दूसरी वाली को C2, C3, C4, C5 एंड सो ऑन n तक। ये जो है ड्रिफ्ट ट्यूब्स की लेंथ जा रही है। Cn तक क्या है, ड्रिफ्ट ट्यूब है, यानी कि मैंने इस अपैरेटस में मान लिया C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn तक अपवाह नलिकाएं हैं, और इनकी लेंथ रिस्पेक्टिवली क्या है, L1, L2, L3 एंड सो ऑन Ln तक है। यानी कि ये जो लेंथ है, जो है L1, L2, L3 लेने का रीजन क्या है, ये लेंथ सेम नहीं है, ये लेंथ हर एक ड्रिफ्ट ट्यूब की चेंज है। ये देखो मैंने बनाई है, पहली ड्रिफ्ट ट्यूब थोड़ी छोटी है, सेकंड वाली उसके कंपैरिजन थोड़ी बड़ी है, थर्ड वाली सेकंड के कंपैरिजन बड़ी है, फोर्थ वाली थर्ड के कंपैरिजन बड़ी है, और फिफ्थ वाली क्या है, फोर्थ के कंपैरिजन में बड़ी है। यानी कि हर एक ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ क्या बढ़ती जा रही है। ये आप जब डायग्राम शो करोगे एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही शो करना है कि ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ जो है वो क्या चेंज होती जा रही है। ये L3 है, ये इस L4 से कम है, ठीक है, इसको ज्यादा मत मान लेना। तो किस तरीके का ये अपैरेटस है, 3 किलोमीटर लंबा अपैरेटस है, और पूरे अपैरेटस में क्या है, वैक्यूम है, निर्वात क्रिएट किया गया, और इसमें क्या है, अपवाह नलिकाएं लगाई है। कैसी, C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn अपवाह नलिकाएं लगाई हैं। अपवाह नलिका का बेसिकली काम क्या है कि इसको क्या हम एक RF सोर्स से जोड़ देंगे। ये मान लो यहाँ पे RF
सोर्स लगा दिया। RF का मतलब क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स। ठीक है, इसको क्या मैंने एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स से अटैच कर दिया, या आप इसको एक वोल्टेज सोर्स भी दे सकते हैं कि कोई सी वोल्टेज सोर्स से लगा दिया। ड्रिफ्ट ट्यूब्स में क्या है, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा, यहाँ से मान लो कोई आयन सोर्स लिख दो, या चार्ज आयन सोर्स ही लिख दो, आयन बीम सोर्स, यानी कि आयन बीम जो दे रहा है ऐसा एक सोर्स है जिससे क्या आयन सारे हैं, कैसा आयन, जिस आयन को हमें एक्सेलरेट करना है। तो ये जो ड्रिफ्ट ट्यूब्स है इनके बीच से बिल्कुल ऐसा निकलेगा ये आयन बीम जो है, इस तरीके से। ठीक है, यूं जाएगा, और ये जो ड्रिफ्ट ट्यूब्स है वो एंड सो ऑन एंड तक जा रही है, इसको यूं शो कर दो। तो देखो क्या होगा, इसको मैंने क्या है एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स से लगाया या एक वोल्टेज सोर्स से लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है कि ये जो ओड वाली है, ये जो ओड वाली है C1 C2 नहीं, C1 C3 और C5, यानी कि ये तीनों जो है बैटरी के, अगर मैंने वोल्टेज सोर्स से लगाया है तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसको इन तीनों को एक टर्मिनल से कनेक्ट करा, मान लिया C1 C2 एंड C3 और सो ऑन, C2 नहीं है सॉरी, C3 और C5, C3 और ये C5 है, सो ऑन। जितनी भी ओड विषम नंबर वाली ड्रिफ्ट ट्यूब्स है वो तो क्या कर रही हैं, एक ही टाइप के टर्मिनल से जुड़ी हुई है बैटरी के। तो ओड वाली क्या है, एक टर्मिनल से जुड़ी हुई है, मान लो इसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये जो इवन वाली होगी C2 C4 और C5, इनको क्या है, यानी कि इवन वाली को सम संख्या वाली जितनी भी ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं उनको किससे जोड़ देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से। और अगर इसके अपोजिट लिया, मैंने C1 C3 और C5 को मैंने नेगेटिव से जोड़ा, तो C2 C4 और C6 को क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो RF सोर्स किस तरीके का लिया जाता है कि इनका एक टर्मिनल तो है, इस सोर्स का जो भी वोल्टेज सोर्स लगाया, एक टर्मिनल तो ओड नंबर वाली ड्रिफ्ट ट्यूब से जुड़ा होगा और दूसरा टर्मिनल बचा हुआ इवन नंबर वाली ड्रिफ्ट ट्यूब से जुड़ा होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव से ही हो ये नेगेटिव से ही हो, ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल कैसा डाल रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे डिपेंड करेगा वो अभी जब इसका आगे बढ़ेंगे तब देखते हैं। और ये जो सोर्स होता है ये किस तरीके का लिया जाता है कि आधे, मान लो इस फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स जो है इसका टाइम पीरियड T है, तो T/2 आवर्त काल के बाद, यानी कि अपने टाइम पीरियड का जब आधा हो जाएगा उस टाइम में ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या है, अगर पहले ये पॉजिटिव से जुड़ी हुई है और ये नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो आधा आवर्त काल जैसे ही बीत जाएगा तो ये वाली ट्यूब्स तो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएंगी और ये वाली ट्यूब्स क्या पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएंगी। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब क्या कि जो पहले पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई थी वो नेगेटिव से जुड़ जाएंगे, नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव से होंगे वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने क्या बताया कि इसमें क्या ड्रिफ्ट ट्यूब C1 C2 C3 एंड सो ऑन ऑफ L1 L2 एंड सो ऑन Ln लेंथ की लगाई है, जिसमें से C1 C3 और C5 को बैटरी के एक टर्मिनल से, मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा और बाकी के जो बचे हुए हैं उन्हें नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा। और किसके नेगेटिव टर्मिनल से, वोल्टेज सोर्स के, जिसमें हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स लगाया। कैसा सोर्स लगाया, जिसकी पोलैरिटी जो है हर एक आधे टाइम पीरियड के बाद चेंज होगी। अब देखो मान लो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, चलो ऐसा मान लेते हैं, मैं क्या समझाने के लिए कर रही हूँ, मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो उस केस में मैंने इन ओड को तो नेगेटिव से जोड़ दिया और इवन को पॉजिटिव से जोड़ दिया। इसका रीजन क्या, मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, अगर उसके सामने वाली ये ड्रिफ्ट ट्यूब जो है C1, वो जैसे मैंने नेगेटिव से कनेक्ट करी है, नेगेटिव से कनेक्ट करी होगी, तो पॉजिटिव को ये नेगेटिव वाला टर्मिनल कैसा करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज पार्टिकल इस ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर से जाएगा और ये जितनी भी ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी,
जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक किया था तब हमने देखा था, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ठीक है, फील्ड लाइन ऐसी है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूं आ रहा है, यानी कि इन फील्ड लाइंस के अलोंग आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी मोशन जो है, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एक सेकेंड रुको, मान लो इस तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने, ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव है और इस वाली पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो पार्टिकल यूं आ रहा है, इन फील्ड लाइन के अंदर से जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला, मान लो ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो उसकी मोशन यूं हो जाएगी। इसी के अपोजिट अगर पार्टिकल यहाँ पड़ा है और यहाँ कोई फील्ड लाइन है नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ E0 है, उस केस में चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो सीधा चला जाएगा। वैसे ही ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने का रीजन ये था कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। अगर फोर्स नहीं लगा तो जब मैंने वो टॉपिक बताया था उसमें क्या था, एक्सीलरेशन को कांस्टेंट करा था। अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उस केस में त्वरित क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी। देखो कैसे, अगर फोर्स जीरो है तो फोर्स एम ए के इक्वल है, ए भी जीरो है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तभी जीरो है। यानी कि ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी, और वो नियत वेग से यूं मोशन करेगा। और जैसे ही वो इस ड्रिफ्ट ट्यूब से बाहर आएगा तो इस सेटअप को इस तरीके का लिया जाता है कि जैसे ही पार्टिकल इस ड्रिफ्ट ट्यूब के बाहर यानी कि इस गैप के अंदर आएगा तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का टाइम पीरियड T/2 कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब क्या होगा, पहले ये मान लो मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और सामने वाला पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है। अगर मान लो ये चेंज नहीं होता तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या रिपल करेगा, अगर रिपल ही कर रहा है तो पार्टिकल बीम तो हमें इस आउटसाइड में चाहिए, यहाँ पे तो पार्टिकल का क्या वैनिश ही हो रहा है, एक टाइप से उसका लॉस ही हो रहा है एनर्जी का, इसको रिपल करेगा वापस, इसको तो ये लौटा देगा, वैसा तो हमें केस नहीं चाहिए ना। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही हाफ टाइम पीरियड होगा उतनी ही टाइम में ये ड्रिफ्ट ट्यूब को क्रॉस करेगा, और जैसे ही ये यहाँ तक आएगा यानी कि बाहर आएगा गैप के, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का टाइम पीरियड जो है आधा पूरा हो जाएगा। तो ये वाली अपने आप पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगी और सामने वाली नेगेटिव से। जैसे ही ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर उसको अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है सामने से तो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या है, बढ़ जाएगी। किसी भी चीज को सामने से अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, उसको ये नेगेटिव पोलैरिटी वाला अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव हो गया और अभी ये पॉजिटिव हो गया आधे टाइम पीरियड के बाद। तो यहाँ पर जैसे ही वो आएगा तो उसकी यहाँ पर एनर्जी क्या है, इस गैप के अंदर बढ़ जाएगी। और वैसे ही क्या, अब उसकी पहले मान लो वो 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, अब जब वो गैप को क्रॉस करेगा तो मान लिया उसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो अब क्या है, अगर वो 1 सेकंड में पहले 1 मीटर लेंथ क्रॉस कर रहा था, अब वो 1.2 मीटर लेंथ क्रॉस कर रहा है। इसी रीजन से क्या है, इस ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ बढ़ा दी जाती है ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स जो है उसका टाइम पीरियड तो T/2 सेम ही रहेगा। वो तो ऐसा नहीं है ना कि एक ड्रिफ्ट ट्यूब से बाहर आने के बाद उसका टाइम पीरियड ही चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसी टाइम पीरियड को मैच करने के लिए कि जैसे ही दोबारा हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट हो तो वो इतनी लेंथ क्रॉस करके क्या फिर से गैप में आ जाए, फिर से गैप में आएगा। तो अभी ये नेगेटिव थी तो पोलैरिटी चेंज हुई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्या, इस पॉजिटिव को नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, फिर से इसमें क्रॉस करेगा। अब मान लो उसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या, एक्सीलरेशन बढ़ेगा, त्वरित ही होगा, तभी वो जल्दी से मूव कर रहा है ना। तो इस केस में क्या, उसे अब L3 लेंथ को क्रॉस करना है, यानी कि अब उसका वेलोसिटी बढ़ने के कारण इस ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ भी बढ़ा दी। अब अगर इस ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ बढ़ गई, क्यों बढ़ाई, ताकि T/2 टाइम पीरियड के बाद ही वो इस ड्रिफ्ट ट्यूब के बाहर आए। अगर लेंथ कम होगी, लेंथ मान लो सबकी सेम रख देंगे, तो यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी कम थी, इधर ज़्यादा हुई तो वो तो जल्दी गैप के बाहर आ जाएगा, उतने टाइम में तो इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी RF सोर्स की। तो इसी रीजन से इस ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ बढ़ा दी। फिर जब वो बाहर आएगा बिल्कुल वैसे ही अल्टरनेटिव ऑर्डर में ही क्या चलता रहेगा, और सामने वाला अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो सामने वाला उसके अपोजिट चार्ज होगा। यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डाला है तो ये नेगेटिव होगा ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज
पार्टिकल डाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा ताकि ये उसको अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट करेगा तभी उसकी क्या एनर्जी जो है वो बढ़ेगी या फिर एक्सीलरेट होगा। तो इसी तरीके से क्या एंड तक चलता रहेगा ये प्रोसेस, और एंड तक जाएगा जब वो एनवी ड्रिफ्ट ट्यूब को क्रॉस करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। मान लिया वो वी एन है, ठीक है, और यही हमें करना है, वेलोसिटी को मैक्सिमम करनी है। तो वेलोसिटी की E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है, V मैक्सिमम तो E मैक्सिमम मतलब उसकी एनर्जी मैक्सिमम, और बार बार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है, और त्वरित क्या हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा मेन पर्पस था चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना, वो भी काम क्या है पूरा हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से ये रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या एक अपैरेटस लिया जिसके अंदर C1 C2 C3 एंड सो ऑन एन तक ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं जिनकी लेंथ L1 L2 एंड सो ऑन LN तक है। इन ड्रिफ्ट ट्यूब को RF सोर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से अटैच किया गया है। ओड वालों को एक टर्मिनल से और इवन वाले को दूसरे टर्मिनल से अटैच किया हुआ है। जैसे ही कोई आयन सोर्स आएगा, आयन सोर्स से कोई आयन आ रहा है तो क्या होगा, मान लो पॉजिटिव है तो सामने वाले ड्रिफ्ट ट्यूब इस तरीके से इस रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से अटैच होगी कि वो नेगेटिव हो। अगर वो नेगेटिव होगा तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वो अट्रैक्ट करेगा। और ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है, अंदर जो है वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो F इज इक्वल्स टू क्यू ई भी होता है, यानी कि उसके ऊपर फोर्स ई जीरो होने से फोर्स भी जीरो है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, यानी कि ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर नियत वेग से गति करेगा। आधे टाइम पीरियड के बाद सेटअप इस प्रकार से लिया जाता है कि जैसे ही टाइम पीरियड हाफ कंप्लीट होगा इस RF सोर्स का, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस ड्रिफ्ट ट्यूब से बाहर आएगा। और हमेशा चार्ज पार्टिकल दो ड्रिफ्ट ट्यूब के बीच का ये जो गैप है, इसी गैप के बीच में एक्सीलरेट होगा। एक्सीलरेशन होने के लिए गैप के अंदर ही होगा ये वाला काम, ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर एक्सीलरेशन नहीं होगा। अब जैसे ही बाहर आएगा तो आधा टाइम पीरियड इस रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का पूरा होने के कारण क्या, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि जो टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव से होगा वो पॉजिटिव से हो जाएगा, ताकि इस वाले पर अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अपोजिट साइन आने के कारण, अपोजिट चार्ज होने के कारण इसको अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये लेंथ भी बड़ी होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, वेलोसिटी बढ़ गई है। तो उतने ही टाइम पीरियड में, जितना इसका आधा हाफ टाइम पीरियड बचा है, उतने टाइम पीरियड में वो यहाँ पर फिर से ड्रिफ्ट ट्यूब से बाहर आ जाए, फिर गैप में पोलैरिटी चेंज होने से एक्सीलरेशन हो, फिर से वो ड्रिफ्ट ट्यूब में जाएगा, और इसी तरीके से ये एंड तक चलता रहेगा। तो अब देख लेते हैं टाइम पीरियड, देखते हैं क्या है। हमने क्या देखा है, टाइम पीरियड को हाफ ले रहे हैं, तो मान लिया कि मैं एनवी की बात कर रही हूँ, कि मान लिया कि वी एन एल एन लेंथ में वो क्या, एक चीज देखो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल्स टू एक्स ओवर में टी। तो मैं t देखूँ तो क्या हो जाएगा, x ओवर में v। तो मैं इसी को यूज करती हूँ। तो मैंने लेंथ ले ली, मान लिया मैं एनवी ड्रिफ्ट ट्यूब की बात कर रही हूँ जिसकी लेंथ एल एन है। तो उसमें मान लिया कि वेलोसिटी जो है वी एन होगी। मैंने बोला था लास्ट तक जाते जाते मैंने मान लिया कि वी एन वेलोसिटी होगी। तो इस ड्रिफ्ट ट्यूब के बीच में टाइम पीरियड कितना लेता है, वो आधा ही टाइम पीरियड लेता है। तो एल एन ओवर में वी एन किसके इक्वल हो जाएगा, t/2 के। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मैंने मान लिया कि जो वोल्टेज सोर्स है वो मैंने क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मत दो, पहले वोल्टेज सोर्स लिखते हैं अपने। मान लिया कि वोल्टेज सोर्स किस तरीके का है, v इज इक्वल्स टू वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी। ऐसा मैंने कोई सोर्स लिया है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी एम क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज जितनी आई है। फिर टाइम पीरियड मैंने मान लिया, टाइम पीरियड हम किस में मानेंगे, एल एन वी ट्यूब में। टाइम पीरियड मैंने ले लिया t/2। ये t/2 कैसे है, वो मैंने अभी बताया कि ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर किस तरीके का लिया जाता है कि हाफ साइकिल पूरा हो जाए टाइम पीरियड का। तो मैंने वेलोसिटी मान ली वी एन, ये क्या है, सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्स ओवर में टी। वी इज इक्वल्स टू एक्स ओवर में टी का यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अब देखो मैंने क्या माना है, एनवी ड्रिफ्ट ट्यूब की बात कर रही हूँ। एनथ ड्रिफ्ट ट्यूब में मैं अगर देखूं फोर्स क्या है, तो देखो क्या था, एक चीज देखो, एनथ ड्रिफ्ट ट्यूब की हम बात कर रहे हैं,
तो उस केस में एनर्जी क्या आएगी? तो देखो मान लिया कि nth ड्रिफ्ट ट्यूब में एनर्जी मैंने मान ली हाफ एम, एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। एनवी ड्रिफ्ट ट्यूब में मैंने वेलोसिटी को वी एन लिया है, तो हाफ एम वी एन स्क्वायर। अब देखो चार्ज पार्टिकल ई है, उसको कितना वेलोसिटी कितना वोल्टेज मिल रहा है? वी एम, मैक्सिमम वोल्टेज है वी एम। तो देखो एक चीज आपने देखी होगी कि जब वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? Q इंटू वी के। मैंने मान लिया कि चार्ज पार्टिकल का मास m है और उस पर चार्ज मैंने मान लिया E है, तो वोल्टेज सोर्स का मैंने मैक्सिमम वोल्टेज लिया है, तो मैंने मान ली कि मैक्सिमम वोल्टेज है वी एम। तो यहाँ पे Q V के टाइप में मैंने E V लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला टर्म ये वाला यूज करा है या इसको पढ़ा रहा। तो देखो अब देखो मैंने क्या किया, n ड्रिफ्ट ट्यूब्स को क्रॉस करा, तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी? NeVm, क्योंकि n ड्रिफ्ट ट्यूब को क्रॉस करा तो मैंने n साथ में मल्टीप्लाई में कर दिया। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, Vm की एक वैल्यू निकाल लेते हैं। Vn की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से देखें तो Vn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Ne Vm ओवर में m। ये v और इस वाले v में डिफरेंस रखना, वेलोसिटी को स्मॉल में ले लेना और जो वोल्टेज सोर्स वाला v है उसको कैपिटल में ले लेना। तो v की एक वैल्यू आ गई Vn की, वो क्या वैल्यू है? √2Ne Vm ओवर में m। इसको दे दो आप, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 को अगर मैं देखूं तो t/2 इज इक्वल्स टू ln ओवर में Vn की वैल्यू क्या है? √2Ne इंटू Vm डॉट √m। यही है, मैंने वैल्यू पुट कर दी Vn की। यहाँ से मैं ln की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो वो क्या आएगा? √2Ne Vm, इस रूट को मैं एक बार बड़ा कर देती हूँ, ओवर में m डॉट t/2 पड़ा है। तो ये हो गया हमारा क्या? ln। तो यहाँ से देखो ln को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, t ओवर में 2 √2Ne Vm ओवर में m। अब देखो t क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है, वी नो दैट। वो क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनवर्स होती है टाइम पीरियड के, या क्या बोल सकते हैं टाइम पीरियड किसके इनवर्स होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो ln का मेरे पास एक फॉर्मूला पड़ा है, t/2 √2Ne Vm ओवर में m। तो यहाँ से ln क्या आया? 1 ओवर में 2f। टाइम पीरियड की जगह मैंने 1 ओवर में f लिख दिया, इंटू √2Ne Vm ओवर में m। ये एक लेंथ का फॉर्मूला हो गया। ln क्या है? nth ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ है, ड्रिफ्ट ट्यूब की लंबाई। तो ये हो गया ln ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ। अब देखो ये आप इस टॉपिक को यहाँ तक भी कर सकते हो अगर चाहो तो आपकी बुक में एक और चीज दे रखी है कि वी नो दैट फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ लैम्डा के बीच में एक रिलेशन होता है। आप न्यू लिखते हो, चाहे आप f क्या फ्रीक्वेंसी है यहाँ लिख देना, f इज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। तो f क्या हो जाएगा? c ओवर में लैम्डा। यहाँ पे मेरे पास 1 ओवर में f पड़ा है, तो 1 ओवर में f क्या हो जाएगा? लैम्डा ओवर में c। तो इस वाले रिलेशन को इसमें यूज करते हैं। इतना भी टॉपिक कंप्लीट है, यहाँ तक भी अगर ना करो तो भी चलेगा। तो ln की वैल्यू क्या आई? 1 ओवर में 2, f की वैल्यू क्या है? लैम्डा ओवर में c था, √2Ne इंटू Vm ओवर में m। m मास है और ये Vm जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज को शो कर रहा है। v के पैरों में मैं m लगा रही हूँ, v के मल्टीप्लाई में नहीं है ये m, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ से लेंथ क्या आई? ln लैम्डा ओवर में 2 √2Ne इंटू Vm
ओवर में एम, मैं इस सी को अंदर भेज रही हूँ तो रूट के अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, एनवी ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ ये भी है और ये भी है और यहाँ तक छोड़ो तो ये भी लेंथ है। हम nth ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ निकाल चुके हैं। अब देखो लेंथ जो है एन वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो थी रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स उसकी एफ तो बार बार चेंज नहीं हो रही ना फ्रीक्वेंसी, वो तो जो फिक्स थी वही है, तो एफ फिक्स है। ई जो है वो फिक्स है, ई क्या है, चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है। वी एम क्या है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स या जो वोल्टेज सोर्स लिया उसकी मैक्सिमम वोल्टेज है वो भी फिक्स है। चार्ज पार्टिकल का मास भी फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी फिक्स है और लैम्डा की फॉर्म में लो तो लैम्डा भी फिक्स है क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, एल एन जो है 2 तो वैसे ही फिक्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रूट एन पे, जहाँ पे एन क्या था, हमने क्या लिया था, एन क्या ली थी 1 2 3 एंड सो ऑन, एन नंबर तक की ड्रिफ्ट ट्यूब ली थी। यानी कि जो ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एल एन किसके प्रोपोर्शनल है, रूट एन के, मतलब जितने नंबर ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स लिए हैं उसकी रूट पे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ L1 L2 L3, रेशियो जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है एंड सो ऑन लिख दो, वो किसके प्रोपोर्शनल है, रूट वन को मैं 1 लिख सकती हूँ क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 क्या 1 है, रेशियो रूट 2 रूट 3, आप इसको इक्वल लिख सकते हो क्योंकि रेशियो लिया तो जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसका साइन तो वैसे ही हट जाएगा, रूट 3 रेशियो सो ऑन चलता जाएगा एन तक। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या पता चला है कि लीनियर एक्सेलरेटर में, इसकी थ्योरी मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दी थी, तो डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने वोल्टेज सोर्स कैसा लिया है, वी एम इंटू कोस ओमेगा टी, और टाइम पीरियड आधा क्यों लिया, क्योंकि आप जब ड्रिफ्ट ट्यूब से बाहर आता है तो उस टाइम में रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का हाफ टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और गैप में आने के बाद ही उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, तो टाइम पीरियड हाफ लिया, वो लेंथ ओवर में वेलोसिटी आ जाएगी वी एन, एन वी ड्रिफ्ट ट्यूब में पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल है तो वेलोसिटी वी एन ले ली, लेंथ क्या है वी एल एन ले ली। तो उस केस में क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी क्या है क्यू इंटू वी की होती है जब हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, तो मैंने एन एथ ड्रिफ्ट ट्यूब को वो क्रॉस करके आया तो एन इंटू क्यू भी लिख दिया। तो यहाँ से मैंने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, उसको टाइम पीरियड वाले इस फॉर्मूले में मैंने पुट करके एल एन निकाला। एक आपको सोर्स, एक आपको रिलेशन पता है कि एल टी और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है वो पुट किया, एंड ऑल्सो वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू, ये सी है ई नहीं है, सी ओवर में लैम्डा होता है, तो वो वैल्यू पुट करी तो यहाँ से क्या पता चला कि ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, एल एन किसके प्रोपोर्शनल है, रूट एन के। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एल एन कुछ इस टाइप। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जितनी ड्रिफ्ट ट्यूब्स होंगी उनकी लेंथ हमें इस तरीके के रेशियो में लेनी है। याद रखना कि डायग्राम में भी आप जब बनाओगे तो ड्रिफ्ट ट्यूब्स जो है उनकी लेंथ ज़्यादा दिखाना, यूँ नहीं है कि सेम ड्रिफ्ट ट्यूब्स की लेंथ दिखा दो, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है ये इस तरीके से। हर बार मैंने ड्रिफ्ट ट्यूब की लेंथ तो बढ़ाई है लेकिन ये गैप हर बार सेम रखना है। तो थ्योरी आपको मैंने दो बार बता दी, तो थ्योरी भी आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगी कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है और किस तरीके से क्या है इनकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो इस वाले एक्सेलरेटर के बाद भी बहुत सारे एक्सेलरेटर्स का यूज़ किया, उसका रीज़न क्या था ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको हिंट दे दिया था कि ये क्या है 3 किलोमीटर लंबा डिवाइस है, लंबा अपैरेटस है जिसमें वैक्यूम क्रिएट करना है, और इतने लंबे अपैरेटस में वैक्यूम क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, किया तो जाता है लेकिन कम किया जाता है। इसमें देखो एक चीज और देख सकते हैं अपने, देखो क्या यहां से देखो एक चीज पता चल रही है, एल एन किसके इक्वल है, एल एन जो है वो हमारा क्या आ रहा है 1 ओवर में 2f रूट 2n e v m ओवर में m। एक तो चीज यहां से पता चल गई कि एल एन किसके प्रोपोर्शनल है, रूट एन के, ठीक है। एक चीज यहाँ से क्या पता चल रही है, एल एन जो है वो एफ के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हमें लीनियर अपैरेटस की डिवाइस छोटी बनानी है तो हमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तभी ये एल एन यानी कि एनवी ट्यूब की लेंथ कम हो सकती है। लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स भी ऑब्टेन करना, मतलब इतना हाई फ्रीक्वेंसी भी नहीं यूज़ की जा सकती
और इतने बड़े अपैरेटस में फिर भी अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं तो भी अपैरेटस बहुत बड़ा ही रहता है। यूँ नहीं है कि कोई 5-10 फीट में कंप्लीट हो जाए या बिल्कुल छोटा हो जाए। तो इतने बड़े अपैरेटस में वैक्यूम क्रिएट ना कर पाने के कारण या एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण इतना इम्पॉसिबल नहीं है इतना लंबा वैक्यूम क्रिएट करना, या फिर थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं मुश्किल काम है, इसीलिए लीनियर एक्सेलरेटर का यूज़ नहीं करते। इसी के कारण आगे दूसरे एक्सेलरेटर्स आए थे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। तो लीनियर एक्सेलरेटर टॉपिक हमारा यहाँ पे हुआ कंप्लीट, और आगे वाले लेक्चर्स में अब हम अपने नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।